कि हमारा आबादी 100 लाख था, सीट कितना हमको मिलेगा 10, मतलब लोकसभा में कितना प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे 10, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि जब धीरे धीरे करके भारत में अगर हम बात करें तो खास करके आजादी के बाद जो जनसंख्या विस्फोट का स्थिति उत्पन्न हुआ, मतलब देश का जो आबादी था तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा परिस्थिति में ये भी हो सकता है कि अब सबसे बड़ा चीज कि अगर हम 10 सीट लिए बिहार को, ठीक है ना, तो 10 सीट का सीमांकन तो हमको करना पड़ेगा ना कि कितना कितना बड़ा क्षेत्र का जनता, ठीक है ना, अपना प्रतिनिधि को चुनेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमारा जो पूरा राज्य होगा ना, इस राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में हम विभाजित करेंगे ना। जैसे अब मान लेते हैं कि बिहार को 9 सीट मिला, 1 2 3 4 के 12, बिहार को अगर 12 सीट मिला तो 12 के लिए सीमा बन गया ये कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र का जो आबादी होगा एक मेंबर चुन के भेजेगा, इतना बड़ा क्षेत्र का जो आबादी होगा एक मेंबर चुन के भेजेगा। और ये जो नियम तय हुआ होगा ना भाई, हमारे यहाँ प्रयास ये किया गया होगा कि भाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कोशिश हमको ये करना था कि मतदाता का संख्या समान रखा जाए। मतलब अगर मान लेते हैं कि भाई इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता का जो संख्या है 10 लाख है, ठीक है ना, तो इस निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदाता का संख्या लगभग 10 लाख ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो स्थिति बना होगा ये तो 1950 का बात हो गया, तो 1950 में ऐसा हुआ। अब 1950 के बाद भी अगर हम बात करें तो 1950 के बाद भी जैसे हमारे यहाँ जब जनसंख्या बढ़ा तो ऐसा भी कंडीशन उत्पन्न हो सकता है कि मान लेते हैं ये जो निर्वाचन क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, इस निर्वाचन क्षेत्र का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया और इसके बगल में ये जो निर्वाचन क्षेत्र है हमारा, इसका जनसंख्या में बहुत कम विकास हुआ। तो अगला 10 साल में स्थिति ये हो जाएगा कि इसमें मतदाता का संख्या बढ़ जाएगा और इसमें मतदाता का संख्या कम हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि अगर 10 लाख आदमी में एक मेंबर को चुन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि 8 लाख आदमी मिलकर एक मेंबर को चुनेगा, वैसा चीज कोशिश होगा नहीं। हमारे यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का जो विभाजन होता है ना, इसमें कोशिश ये किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र है हमारा, उस प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता का संख्या समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जनसंख्या में जो वृद्धि हो रहा है और उस वृद्धि के कारण जो मतदाता की संख्या में उतार चढ़ाव हो रहा है, इस उतार चढ़ाव के कारण होता क्या है, अब मान लेते हैं कि भाई ये जो निर्वाचन क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, इसमें मतदाता की संख्या मान लेते हैं 12 लाख है और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है हमारा इसमें मतदाता की संख्या मान लेते हैं 8 लाख है। ये उचित नहीं ना होगा कि हम 12 लाख आदमी मिलकर एक मेंबर को चुन रहा है और यहाँ 8 लाख आदमी मिलकर एक मेंबर को चुन रहा है, ठीक है ना। तो जब समायोजन होता है तो समायोजन में घर पूछ जाता है कि दोनों ही मतदाता का संख्या बराबर करना है, ठीक है ना। मतलब इसका थोड़ा सा हिस्सा काट के हम इसमें डाल देंगे, तो जितना बड़ा क्षेत्र को हम इसमें डाल दिए, इसका जो मतदाता कहां चला है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें मतदाता कम हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो कोशिश यही किया जाता है कि जो मतदाता का संख्या है हमारे यहाँ निर्वाचन क्षेत्र में ये बराबर रखा जाए। तो यहाँ पे 2 चीज ध्यान देना है आपको। ये सबसे पहला चीज तो ये कि लोकसभा का चुनाव और प्रत्येक राज्य के विधानसभा का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है और जब प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है ना, तो जितना सीट आवंटित हुआ है राज्य को, ठीक है ना, उस सीट के आवंटन के हिसाब से उस राज्य को निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करना है। और ये विभाजन का जो काम होता है हमारे यहाँ, ये कौन करता है, परिसीमन आयोग, ठीक है ना। तो ये जो परिसीमन आयोग कर रहा है ना, ये करता क्या है, तो निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन करता है। समायोजन करने का मतलब अगर कहीं जनसंख्या बढ़ गया है, मतदाता का संख्या बढ़ गया है और कहीं पे घट गया है, तो बाउंड्री में इस तरह से परिवर्तन कर देना है कि मतदाता का संख्या दोनों जगह बराबर हो जाए, ठीक है ना। ये जो काम होता है किसका होता है, परिसीमन आयोग का। अगर आप परिसीमन आयोग के बारे में पढ़िएगा तो परिसीमन आयोग का जो वर्णन हुआ है ये संविधान के अनुच्छेद 82 में हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में आवंटित स्थानों और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के लिए प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो परिसीमन आयोग का गठन होना है ये प्रत्येक जनगणना के बाद होना है। तो प्रत्येक जनगणना जब जनगणना रिपोर्ट आता है, जैसे हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ जनगणना जो होता है ना ये 10-10 साल के अंतराल पर होता है, ठीक है ना। जब जनगणना हमारे यहाँ 10 साल के अंतराल पर हो रहा है तो परिसीमन आयोग भी इसी अंतराल में बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम भारत का बात करें तो आजादी के बाद से जनगणना हमारे यहाँ बहुत सारा हो चुका है, लेकिन अगर हम परिसीमन आयोग का बात करें तो परिसीमन आयोग जो है हमारे यहाँ पे 4 बार बना है, ठीक है ना। सबसे पहला बार जो परिसीमन आयोग बना 1952 में बना, ठीक है ना। दूसरा बार जो परिसीमन आयोग बना हमारे यहाँ
और देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि परिसीमन आयोग का जो गठन होता है संसद विधि द्वारा करती है। मतलब इसका जो गठन होगा ना, ये संसद जो पार्लियामेंट है हमारा, जो संसद है हमारा, ये विधि अधिनियमित करके मतलब कानून बना के, ठीक है ना, इस परिसीमन आयोग का गठन करती है। तो पहला बार जो हमारे यहाँ परिसीमन आयोग बना, ये परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अधीन ही बना। दूसरा बार जो हमारे यहाँ परिसीमन आयोग बना, ये 1963 में बना, लेकिन इसके लिए जो कानून बना था हमारे यहाँ, ये 1962 में बना था। मतलब 1963 में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ, ये इसका जो गठन अगर हम देखें तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत हुआ। तीसरा बार जो परिसीमन आयोग बना हमारे यहाँ 73 में बना। नेट पर हम भी देखे हैं 72 लिखा हुआ है, 72 मत याद रखिएगा, ना बहुत जगह हम देखे हैं 72 लिखा हुआ है, 72 मत याद रखिएगा, ठीक है ना। ताकि निर्वाचन आयोग का जो वेबसाइट है ना, उस पर भी 73 मिलेगा। तो भारत सरकार जब बता रही है 73 में हुआ है, तो तीसरा बार जो बना हमारे यहाँ 73 में बना। और इस परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ, ये परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के अधीन हुआ। तीसरा बार जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ हमारे यहाँ 2002 में हुआ। यहाँ कानून भी 2002 में बना, ठीक है ना, और ये लागू भी 2002 में हुआ। अब अगर हम बात करें परिसीमन आयोग का, तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, उच्चतम न्यायालय का कोई ना कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। मतलब जो परिसीमन आयोग का गठन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मतलब कोई भी ऐसा न्यायाधीश, कोई भी ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर कर चुका हो, ठीक है ना, वही इसका अध्यक्ष होता है आयोग का। तो परिसीमन आयोग का जो मेंबर होता है, ठीक है ना, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग में जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसमें से कोई एक हो, ठीक है ना। और एक राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है हमारा, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त इसका मेंबर होता है, ठीक है ना। और जिस राज्य में निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन किया जा रहा है, ठीक है ना, उस राज्य से 5 व्यक्ति और उस राज्य का 5 विधायक, ठीक है ना, इसमें शामिल कर जाता है। मेंबर के तौर पर नहीं, एक प्रतिनिधि के तौर पर, राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक है ना। लेकिन अध्यक्षता इसका जब भी करेगा तो उच्चतम न्यायालय का कोई ना कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग बना, ठीक है ना। अब देखिए जहां तक जब देश हमारा आजाद हुआ, तो आजादी के बाद जनसंख्या विस्फोट देश के लिए एक बड़ा समस्या था, ठीक है ना। देश के पास रिसोर्स जो है, जो संसाधन है हमारा, ये संसाधन तो सीमित है, संसाधन में तो वृद्धि नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक आबादी का सवाल रहेगा, जनसंख्या का सवाल रहेगा ना, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में होगा क्या कि जो संसाधन है हमारा, जो रिसोर्स है हमारा, उस रिसोर्स पर दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। और सरकार का जहां तक बात रह गया, तो सरकार का शुरू से कोशिश यही रहा कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, ठीक है ना। अब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ तरीका अपनाना था, ठीक है ना। और इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहा गया, जैसे 42वां संशोधन जब हुआ हमारे यहाँ, तो 42वां संशोधन के जरिए यह कह दिया गया कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में आवंटित जो स्थान है, उस स्थान में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि 2000 के बाद का जनगणना का रिपोर्ट नहीं आ जाता है। मतलब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ हमारा, इस 42वें संशोधन के द्वारा क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में जितना स्थान आवंटित हुआ है, उतने स्थान तब तक रहेगा जब तक कि 2000 के बाद का जनगणना रिपोर्ट नहीं आ जाएगा। मतलब 2000 के बाद जनगणना कब होगा? 2001 में। मतलब 2001 के जनगणना रिपोर्ट से पहले, ठीक है ना भाई, प्रत्येक राज्य को लोकसभा में जितना स्थान आवंटित हुआ है, उस स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट दिया गया, ठीक है ना। अगर किसी राज्य का जनसंख्या बढ़ रहा है उसी हिसाब से, तो सीट भी तो वहां बढ़ना चाहिए ना, नहीं बढ़ना चाहिए। अगर किसी राज्य में जनसंख्या कम हो रहा है तो सीट भी तो कम होगा ना, ठीक है। अब यहाँ तो जो 42वां संशोधन हुआ हमारा, उसमें तो ये प्रोविजन तय कर दिया गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जहां तक जनसंख्या जब एक बड़ा समस्या के तौर पर हमको दिखने लगा कि जनसंख्या को जब कंट्रोल करना आवश्यक है, ठीक है ना, और उसमें राज्य का सहभागिता किस प्रकार से हो सकता है, मतलब जनसंख्या को नियंत्रित करने में, देख लो, नियंत्रित करने में राज्य का भागीदारी क्या हो सकता है, ठीक है ना। और इसी समय अगर हम बात करें सन 2000 में, तो भारत के लिए नया जनसंख्या नीति जारी होता है, ठीक है ना। और इस नया जनसंख्या नीति में यह स्वीकार किया गया कि अगर हम राज्य को कुछ स्पेशल बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है ना, तो राज्य जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करना चाहेगा,
ठीक है ना। जैसे कुछ राज्य हमारे यहाँ ऐसे जैसे होता क्या है ना कि भारत सरकार चाह रही है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि किसी राज्य में कोई ऐसा सरकार बन जाए जो जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित कर दे, ठीक है ना। उसको ये लगेगा कि जनसंख्या हमारे राज्य का जितना ज्यादा बढ़ेगा, लोकसभा में हमारा स्थान उतना ज्यादा बढ़ेगा। हर राज्य चाहता है कि लोकसभा में अधिक से अधिक स्थान मिले उसको, ठीक है ना, ताकि सरकार जो है वहां का जो केंद्र का, उस केंद्र के सरकार पर हमारा कंट्रोल रहे, ठीक है ना। तो राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए कि राज्य जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करे, ठीक है ना। तो जो 2000 में नया जनसंख्या नीति पारित हुआ हमारा, उस नया जनसंख्या नीति के आधार पर, ठीक है ना, 2001 में एक संविधान का एक और संशोधन हुआ, इसको हम 84वां संशोधन कहते हैं। और इस 84वां संशोधन के जरिए जो रोक 2000 तक लगाया गया था, ठीक है ना, उस रोक को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। मतलब 2026 के बाद का जनगणना रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाता है, ठीक है ना, मतलब अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जब तक नहीं आ जाता है, प्रत्येक राज्य को लोकसभा में जितना स्थान आवंटित हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आज भी अगर जैसे बिहार का बात करें तो आज भी हमारे पास 38 सीट है लोकसभा में, ठीक है ना, 40 सीट, 38 को जिला है। आज भी मतलब आज भी हमारे पास 40 सीट है लोकसभा में, ठीक है ना। ये तब तक रहेगा जब तक कि 2026 के बाद का जनगणना रिपोर्ट नहीं आता है। तो 2026 के बाद का जनगणना रिपोर्ट कब आएगा? 2031 में। जनगणना 2026 के बाद कब होगा? 2031 में होगा। तो 2031 के बाद के जनगणना रिपोर्ट के आधार पर ही इसमें कोई हेरफेर किया जा सकता है। और 2026 जो तय किया गया था हमारे यहाँ डेडलाइन के रूप में, वो इसलिए तय किया गया था कि नया जनसंख्या नीति में यह माना गया था कि जनसंख्या जो स्थिरीकरण होगा, जनसंख्या जो हमारा स्थिर होगा, ये सन 2026 में होगा। मतलब सरकार का जो प्रोविजन था, सरकार का जो नीति था, सरकार का जो रूप था, उस रूप के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि 2026 तक भारत का जनसंख्या स्थिर हो जाएगा। स्थिर का देखिए, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने में जैसे मान लेते हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए जनसंख्या को आप एकाएक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या को बढ़ना धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। पहले क्या होगा कि जनसंख्या स्थिर होगा। जनसंख्या को स्थिर होने का मतलब यह होता है कि जनसंख्या में ना तो वृद्धि होगा और ना कमी होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम TFR, जो TFR होता है हमारा, इस TFR को हमारे यहाँ 2.1 रखा गया है। अरे मतलब क्या होता है इसका? कोई स्त्री अपने प्रजनन काल में जितना बच्चा पैदा कर सकती है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ TFR को 2.1 रखा गया। 2 कहने का मतलब होता है कि 2 माता पिता मर रहा है, ठीक है ना, उस 2 माता पिता के जगह पर 2 बच्चा आ रहा है। इसे मान लेते हैं कि प्रत्येक कपल, ठीक है ना, अगर 2 बच्चा पैदा करेगा तो इससे होगा क्या कि जो 2 माता पिता जिसे एक समय के साथ तो हर किसी को मरना है, ठीक है ना। तो अगर 2 माता पिता मरेगा तो उसके जगह पर उसका 2 बच्चा खड़ा रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा परिस्थिति जब आएगा तो जनसंख्या में ना तो हमारे यहाँ वृद्धि होगा और ना हमारे यहाँ कमी होगा, ठीक है ना। जैसे 2 को जाया 2 को गया, उसके जगह पर 2 को आ गया, ठीक है ना। लेकिन TFR को हमेशा 0.1 ज्यादा रखा जाता है। 0.1 ज्यादा रखने का हमारा मकसद ये होता है कि जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसमें से कुछ बच्चा ऐसा भी होगा ना जो प्रसव काल के दौरान या बाद में मरेगा, ठीक है ना। और अगर हम इसको नहीं शामिल करेंगे तो जनसंख्या हमारा स्थिर नहीं होगा, जनसंख्या हमारा घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी देश के लिए उचित नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति में तो हमारे यहाँ ये माना गया था कि जो TFR हम प्राप्त करेंगे, TFR का जो लक्ष्य रखा गया है हमारा, और ये जो हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त कब करेंगे? 2026 में। लेकिन जो नया सर्वे रिपोर्ट है हमारा, वो ये कहता है कि भारत का जनसंख्या 2045 से पहले स्थिर नहीं होगा। मतलब सरकार का जो टारगेट है, ये टारगेट 2045 से पहले अचीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब स्पष्ट है कि हो सकता है 2026 के पहले इसमें फिर संशोधन होगा, ठीक है ना। और फिर संशोधन करके जो डेडलाइन है हमारा, इस डेडलाइन को आगे बढ़ा देवल जाएगा। अब अगर नहीं संशोधन होता है तो 2031 के बाद जो लोकसभा में राज्य को स्थान आवंटित हुआ है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। सर जो अभी 173 के अधीन 73 के अधीन किसे रहेगा? अब 73 के बाद 2002 में सीट बढ़ा नहीं है, सीटवा के खाली समायोजन हुआ है। एकरा में घट गया, एकरा में बढ़ गया, तो एकरा वाला काट के एकरा में डाल दिए, एकरा में घट गया, एकरा में बढ़ गया, तो एकरा वाला काट के एकरा में डाल दिए,
बस इतना करल गया है। 84वां संविधान संशोधन में स्पष्ट कहा गया कि जब तक 2026 के बाद का जनगणना रिपोर्ट नहीं आ जाता है, प्रत्येक राज्य को लोकसभा में आवंटित स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन किया जा सकता है। तो 2001 के जनगणना रिपोर्ट के आधार पर समायोजन होना था, तो समायोजन ही हुआ है। सीट उतने हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, मतलब सीट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 42वां संशोधन से पहले हमारे यहाँ जितना सीट था लोकसभा का, उतने सीट हमारे यहाँ आज भी है, और उतने सीट हमारे यहाँ वर्तमान के हिसाब से 2026 तक रहेगा। मतलब 2026 तक इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना है। और ये जो काम होता है प्रत्येक राज्य को निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने का, ये करता कौन है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन कैसे होता है? तो संसद विधि अधिनियमित करके इसका गठन करती है, मतलब संसदीय विधि के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, ठीक है ना। और आपका जो निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या उसके द्वारा नामित कोई अन्य निर्वाचन आयोग, ये इसका मेंबर हो सकता है। जैसे कल जो क्वेश्चन निकाल रहे थे हम, उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन निकल रहा था, उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? तब मुख्य निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयोग कभी भी इसका अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे उदाहरण लेते हैं हम आपको। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो परिसीमन आयोग बना था हमारा, उस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। वो निर्वाचन आयोग नहीं थे, वो क्या थे? न्यायाधीश थे, ठीक है ना। तो अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, तो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह अध्यक्षता कैसे करते? इसका नहीं कर सकते थे। तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग बना है। तो परिसीमन आयोग का इतने काम होता है कि प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा को स्थान आवंटित किया गया है, या उस राज्य में विधानसभा का जितना सीट है, ठीक है ना भाई, तो उस राज्य को लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है ना भाई, सीमांकित करना है। मतलब निर्वाचन क्षेत्र के सीमा का निर्धारण करना है। यहाँ पे देश का सीमा नहीं बनाना है, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का सीमा बनाना है। ना यहाँ पे राज्य का सीमा है, ना यहाँ पे देश का सीमा है। सीमा किसका है? निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है ना। मतलब कितना बड़ा क्षेत्र का जनता एक प्रतिनिधि को चुन के लोकसभा में भेजेगी, या कितना बड़ा क्षेत्र की जनता एक प्रतिनिधि को चुन के विधानसभा में भेजेगी। इसे एक उदाहरण देते हैं। आपके यहाँ एक विधायक इंजीनियर सुनील, नाम सुने होंगे इनका, ठीक है ना। हरनौत से पहले ये विधानसभा के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है ना। लेकिन 2000 में जो हुआ था ना, उग्रवादी विधानसभा खत्म हो गया हम लोग यहाँ, मैंने हरनौत विधानसभा। पहले हरनौत विधानसभा एक अलग होता था, चंडी विधानसभा था, हरनौत विधानसभा था, बिहार शरीफ विधानसभा था। अब हरनौत खत्म हो गया, तो उसको किसी मिला दिया गया होगा ना। हाँ, तो कुछ सीट इसमें चला गया, कुछ क्षेत्र इसमें चला गया, कुछ उसमें चला गया। सीट का संख्या उतने है, अगर यहाँ घटा तो कहीं ना कहीं बढ़ा हो, मैंने सीट की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे घटा है, या अगर यहाँ पे घटा है तो कहीं ना कहीं बढ़ा हो, लेकिन बढ़ेगा जरूर। एरिया इधर उधर कर देता है, एरिया इधर उधर कर देता है, एक तरफ एरिया इधर उधर, मतलब क्षेत्र ना इधर उधर हो रहा है, कुछ इधर हो रहा है, वही बोल रहा है। तो इधर उधर तो होवे करता है। अब इससे मान लेते हैं कि इतना ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, इसके बगल में एक निर्वाचन क्षेत्र है। अब इसमें मतदाता का संख्या 25 लाख, इसमें मतदाता का संख्या 35 लाख, उचित तो नहीं कहा है। दोनों जगह मतदाता का संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका वाला कुछ एरिया काट के इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। या इसका वाला कुछ एरिया काट के अगर इसमें कम है तो कुछ एरिया काट के इसमें डाल दिया जाएगा। अगर इसमें भी कम है तो इसका वाला कुछ लेकर इसमें डाल दिया जाएगा। अभी वाला बच गया तो कहीं पड़ेगा कोई है, उसमें इसको मिला दिया जाएगा, मतलब पूरा में करते चले जाएंगे। सर, विधानसभा लोकसभा का जो सीमांकन है दोनों एक ही है, या फिर उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग होगा? एक ही कैसे है? लोकसभा के लिए 38 सीट है हमारे यहाँ, विधानसभा के लिए 243 सीट है, एक ही कैसे रहेगा? 40 सीट है, और 38 को जिला है।
हैं? निगम चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, बात बढ़ाता है उसमें कैसे जैसा वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, वो सब पूछिएगा उन्होंने से। हम लोग को देश वाला से मतलब है कि सब कुछ होता है, सब थोड़े मतलब है। सर ये जो वार्ड का भी आगे पीछे होते रहता है। अरे वार्ड वाला ही नहीं करता है, ये नहीं करता है वार्ड वाला। नहीं कह रहे कि वो भी ये सब इतना छोटा छोटा काम कर रहा है। नहीं, वो नहीं कह रहे कि वो भी इसी के लिए किया जाता है, हर जगह इक्वल। हाँ, सब जगह मतदाता का संख्या बराबर करने के लिए। ये जो काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। वो करता है अपना समायोजन। केंद्र वाला जो होता है ना, वो राज्य, वो विधानसभा के लिए करेगा और लोकसभा के लिए करेगा, और बाकी सब वार्ड वाला जो होता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग बैठा हुआ है। अब वो कैसे कैसे करता है हम लोगों ने वो पूछिएगा हमारे से। हम लोग का मतलब है कि राष्ट्र में कैसे हो रहा है, देश में कैसे हो रहा है, संविधान यही बताता है। संविधान ये नहीं बताता है कि ग्राम पंचायत कैसे चले। एक मोटा मोटी फ्रेमवर्क दे दिया गया, ठीक है। जैसे 73वां संशोधन हुआ, उस 73वें संशोधन में ही जैसे हम कर रहे हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख हमारे यहाँ कौन होता है? मुखिया होता है। मध्य प्रदेश में जाइएगा सरपंच होता है प्रमुख। तो पद का नाम भी सब जगह अलग अलग है, सब जगह एक ही थोड़े। तो हर राज्य के लिए अलग अलग से पढ़ते रहेगा तब नहीं कैसे कैसे होता है कहाँ का, ठीक है ना। संसद विधि के द्वारा इसका गठन करती है, ठीक है ना। इसका काम क्या है? तो प्रत्येक राज्य को लोकसभा में जो स्थान आवंटित हुआ है उसके हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन करना, ठीक है ना। और प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन करना। भाई हर 10 साल के बाद इसका गठन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो रोक लगाया गया है, रोक कब तक है? 2026। ये संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया 84वां संशोधन। पहला बार रोक की संशोधन के द्वारा लगाया गया 42वां। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? अरे कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? फिलहाल इस राज्य को हम निर्वाचन क्षेत्र में बांटे हैं, ठीक है ना। इस राज्य में मान लेते हैं पॉपुलेशन 10 लाख है, वोटर का संख्या, ठीक है ना। और ये जो वोटर है एक तरह से कह लीजिए सत्ताधारी दल का विरोधी, ठीक है ना। मैंने सत्ताधारी दल का विरोधी, जो दल सत्ता में है उस दल को वोट नहीं करता है, मैक्सिमम लोग यहाँ का, ठीक है ना। एक चारों, जैसे इस सीट को मान लीजिए, एक चारों तरफ जो सीट है, ठीक है ना, इस सीट में जो आबादी है ना, ये क्या करता है कि सरकार का समर्थक कर लीजिए, मतलब सत्ताधारी दल को लगभग वोट करता है, ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम संख्या किसका है? सत्ताधारी दल का समर्थक। इसमें किसका है? सत्ताधारी दल के विरोधी का। तो थोड़ा थोड़ा करके हम चारों में समेट देंगे इसे, थोड़ा थोड़ा करके हम चारों में समेट देंगे। अब ई वाला जो है ना, अब इधर देख रहे हैं, इधर हमारा समर्थक है, इसे मान लेते हैं कि 10 को हमारा समर्थक है, ठीक है ना। अब 10 को समर्थक में अगर हम 2 को विरोधी में डाल देंगे ना, तो ये हमारा समर्थक का संख्या ज्यादा बढ़ा जाएगा। तो हम निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन ऐसे करेंगे कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिलेगा। तो सरकार बनाने के लिए नहीं, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होता है इसका। और मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हुआ मतलब सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। मतलब जो भी समायोजन होगा वो समायोजन इसी हिसाब से होगा कि मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिलेगा। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज करते बन जाता है, और कोई भी चीज, कोई भी इशू हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है जो पॉलिटिकल नहीं बन जाता है, ठीक है ना। जैसे बिहार से झारखंड को बांटा गया, बांट के अलग किया गया, ठीक है ना। अब उस समय का जो लीडर हमारा था, वो कहता था कि भाई बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक बड़ा राज्य कभी भी विकास को प्रदर्शित नहीं करता है। एक बेहतर और संतुलित विकास करना है तो राज्य का छोटा होना जरूरी है, ठीक है ना। छोटा राज्य में प्रशासन बेहतर होता है। तो ऐसा परिस्थिति में वहां पे जो योजना है, उस योजना का भाई आम जनता तक पहुंच ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर हम एक आदमी यहाँ से बैठ के इतना बड़ा क्षेत्र का प्रशासन चलाए और एक आदमी यहाँ से बैठ के इतना बड़ा क्षेत्र का प्रशासन चलाए, प्रशासन में फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा।
अब यहाँ पे बैठ के अगर हम योजना बना रहे हैं तो यहाँ से मतलब पूरा जो हमारा सर्कल बन रहा है ना, उस सर्कल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से बैठ के अगर पॉलिसी बना रहे हैं इतना बड़ा रीजन के लिए, तो यहाँ पे पॉलिसी, यहाँ पे जो जलवायु या बाकी परिस्थिति होगा अलग होगा, और यहाँ का जलवायु और बाकी परिस्थिति होगा अलग होगा। अब यहाँ के लिए भी वही योजना, यहाँ के लिए वही योजना, यहाँ के लिए यही योजना। इससे हमारे यहाँ दिक्कत क्या होता है कि हमारे यहाँ जितना भी योजना बनता है, कहते हैं मैक्सिमम योजना कागज पर तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन धरातल पर फेल होता है। क्यों? तो अब दिल्ली के एयर कंडीशन हॉल में बैठ के अब बिहार के गांव के लिए प्लान बनाइएगा, ठीक है ना, जबकि हकीकत यह है कि आपके पास उस गांव का समझ तक नहीं है। तो जब तक उस गांव के परिस्थिति को, उस गांव के इतिहास को, उस गांव के भूगोल को, उस गांव के कल्चर को आप नहीं समझिएगा, तो उस गांव के लिए एक बेहतर प्लान कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था कि सबको पता था कि भाई जो रीजनल पार्टी है ये मूवमेंट चला रहा है झारखंड के लिए, ठीक है ना, और जब फट जाएगा तो वहां पे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी के लिए लोग विरोध करता है। लेकिन हकीकत यही है कि हम ये नहीं कह रहे कि भाई बिहार को 4 भाग में तोड़ दीजिए। बिहार एक कोई बड़ा राज्य नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बिहार में फिर से मांग उठ रहा है ना कि भाई बिहार से मिथिलांचल को अलग किया जाए, मिथिलांचल को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। पार्लियामेंट बनाया, लेकिन अपनी सूचना से कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और कुछ पूछना है? अब एक चुनाव के लिए 4 आदमी तो करेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई राष्ट्र का मुख्यमंत्री कर देगा, या फिर राष्ट्र का राज्यपाल कर देगा, या उपराष्ट्रपति करेगा, माने कि 4 आदमी करेगा, नहीं ना। और ये सूचना जो जारी होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और जो कानून बनता है, कानून बनाने का अनन्य अधिकार पार्लियामेंट के पास, संसद ही कानून बनाती है। जैसे 2019 कल भी हम बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमा आयोग का गठन हुआ है, तो उसके लिए जो अधिसूचना जारी हुआ है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। पहला को कहते हैं लोकसभा, दूसरा को कहते हैं राज्यसभा। राज्य का विधानमंडल 6 राज्य में विधानमंडल 2 सदन वाला, और बाकी राज्य में 1 सदन वाला। जहां जहां 2 सदन होगा, एक को हम कहेंगे विधानसभा और दूसरे को हम कहेंगे विधान परिषद। भारत में 6 राज्य, पहले बताया कि भारत में 6 राज्य ऐसा है जिस राज्य का विधानमंडल का 2 सदन है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और बाकी राज्य का जो विधानसभा है 1 सदन वाला है। जहां जहां 2 सदन होगा, एक को हम कहेंगे विधानसभा और दूसरे को हम कहेंगे विधान परिषद, और जहां केवल 1 सदन होगा उसको हम कहेंगे विधानसभा। इस लोकसभा का चुनाव और इस विधानसभा का चुनाव, मतलब ये दोनों के मेंबर का जो चुनाव होगा ये प्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष होगा और इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष करने का मतलब भाई दोनों का जो प्रतिनिधि है ये आम जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे जिसको आप एमपी कहते हैं, एमपी आपका लोकसभा का मेंबर होता है, और जिसको आप एमएलए कहते हैं, एमएलए आपका विधानसभा का मेंबर होता है। अगर हम अपना नालंदा से और बिहार से विधानसभा से, ठीक है ना, तो आपका एमपी कौन? पुष्पेंद्र कुमार, और आपका एमएलए कौन? डॉक्टर सुनील, ठीक है ना। तो डॉक्टर सुनील किसका मेंबर? विधानसभा का, और पुष्पेंद्र कुमार किसका मेंबर? लोकसभा, ठीक है ना। ये दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष हो गया। इसका जो चुनाव होगा इनडायरेक्ट, ठीक है ना, ये इसका प्रतिनिधि इसका चुनाव करेगा। प्रत्येक राज्य को हम राज्यसभा में स्थान आवंटित किए, ठीक है ना। और राज्यसभा में जो स्थान जितना आवंटित होने से मान लेते हैं कि बिहार को 16 सीट मिला। बिहार जो है ये 16 प्रतिनिधि को चुन के राज्यसभा में भेजता है, ठीक है ना। और ये जो प्रतिनिधि का चुनाव होता है ना, ये विधानसभा का सदस्य इस प्रतिनिधि को चुनता है। प्रत्येक राज्य का जो विधानसभा होगा ये अपने अपने राज्य के लिए, ठीक है ना, प्रतिनिधि का चयन करेगी, और चयन करके कहां भेजेगी? राज्यसभा। जैसे यूपी का अगर हम बात करें तो यूपी 31 प्रत्याशी को चुन के राज्यसभा भेजता है,
ठीक है ना। तो यूपी के लिए जो चुनाव होता होगा 21 मेंबर का, ये चुनाव कौन करता होगा? यूपी का विधानसभा। हमारे लिए कौन करता है? बिहार का विधानसभा। मध्य प्रदेश के लिए कौन करेगा? मध्य प्रदेश का विधानसभा। पश्चिम बंगाल के लिए कौन करेगा? पश्चिम बंगाल का विधानसभा। तो प्रत्येक राज्य का जो विधानसभा का मेंबर होता है, ये राज्यसभा के मेंबर का चुनाव करता है। मतलब कल भी बता रहे थे कि राज्यसभा का जो प्रतिनिधि होता है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है, ये अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधि होता है। और जब राज्य का प्रतिनिधि है तो राज्य का विधानसभा का मेंबर इसको चुन के भेजेगा। जिसे कहते हैं कि आपका एक सांसद, जिसे लोकसभा का जो मेंबर है, ये लोकसभा का मेंबर एक निर्वाचन क्षेत्र, जितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र से वो जीत के आया है, उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन एक राज्यसभा का मेंबर ये पूरे के पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब राज्यसभा का जो मेंबर होता है, ये लोकसभा के मेंबर का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर का के चुनाव में पूरे स्टेट का योगदान है। ठीक है ना। इसलिए राज्यसभा का जो मेंबर होता है ना, ये पूरे के पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है। लेकिन लोकसभा का जो मेंबर होगा ना, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा। ठीक है ना। जैसे अब नालंदा में, नवादा में कोई अलग सांसद है, बगल में से पूरा जाइएगा तो कोई अलग सांसद है, बगल में पटना जाइएगा तो कोई अलग सांसद है। ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा का मेंबर पूरे के पूरे बिहार का प्रतिनिधि है। जहां तक भारत का सवाल रह गया, तो भारत का स्वरूप किस प्रकार का? परिसंघीय है। ठीक है ना। और परिसंघ व्यवस्था है, तो संघ के नीति के निर्धारण में या संघ के विधि निर्माण में राज्य का योगदान होना चाहिए, और इस योगदान को इसी के जरिए सुनिश्चित किया गया है। विधि बन रहा है, अब हो सकता है कि उस विधि को बनने से किसी राज्य को कोई नुकसान हो, तो उस विधि पर उस राज्य का जो प्रतिनिधि होगा आपत्ति करेगा ना कि अगर आप ऐसा विधि बनाइएगा हमारे राज्य को ये नुकसान होगा। अब इस नुकसान के भरपाई के लिए अगर आप कुछ बात नहीं रखिएगा तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है। अब ऐसे अगर ये प्रतिनिधि नहीं होता तो राज्य के लिए आवाज कौन उठाता? कौन उठाता राज्य के लिए आवाज? कोई नहीं। ठीक है ना। और इसीलिए राज्यसभा का एक कंसेप्ट रखा गया हमारे यहाँ कि राज्यसभा का जो मेंबर होगा ना, ये अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधि होगा। ठीक है ना। और केंद्र के नीतियों के निर्धारण में या केंद्र के विधि निर्माण में, ठीक है ना, राज्य के भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। विधानसभा के मेंबर के द्वारा चुना जाता है। अगला 1/3 मेंबर स्थानीय निकाय के मेंबर के द्वारा चुना जाता है। इसका 1/12 मेंबर ग्रेजुएट के द्वारा चुना जाता है। 1/12 मेंबर शिक्षक के द्वारा चुना जाता है, और बाकी बच जाएगा 1/6 ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। विधान परिषद का 1/3 मेंबर विधानसभा के मेंबर के द्वारा चुना जाएगा। अगला 1/3 स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय करने का मतलब नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, जिला बोर्ड हो गया, ठीक है ना, इसके मेंबर के द्वारा चुना जाएगा। 1/12 जो राज्य में कम से कम 3 साल से ग्रेजुएट है उसके द्वारा चुना जाएगा। 1/12 जो राज्य में कम से कम 3 साल से शिक्षा का काम कर रहा है उसके द्वारा चुना जाएगा, लेकिन शिक्षक प्राइमरी लेवल से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है ना। और एक बाकी जो बच गया 1/6 मेंबर ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, तो इसका मेंबर अलग अलग तरीके से आ रहा है, लेकिन इसका मेंबर और उसका मेंबर प्रत्यक्ष तरीके से और इसका अप्रत्यक्ष तरीके से। इसमें इसके निर्वाचन में जनता का रोल नहीं है। आप इसके निर्वाचन में वोट नहीं करते हैं, आप वोट किसको करते हैं? इसके मेंबर को। और इसका मेंबर किसको चुनता है? इसको। इसलिए चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहा है। तो राज्यसभा का चुनाव होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको क्या कहेंगे? विधान परिषद को अप्रत्यक्ष कहेंगे? प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। अरे भाई मेरे, प्रत्यक्ष हम उसी को कहते हैं जहां जनता सीधे मत देती है। जब आप मत नहीं दे रहे हैं सीधे तो प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? और इसका और इसका जो चुनाव होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। और इसका और इसका जो चुनाव होगा विधानसभा का, लोकसभा का, फर्स्ट पास द पोस्ट। तो उसके कैंडिडेट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? विधान परिषद का कैंडिडेट कैसे खड़ा होता है? सब चीजें पढ़ी देखिएगा तो